2000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले का फैसला आ गया है और कोर्ट ने, ईडी ने जो जांच किया था, ईडी की चार्जशीट को संज्ञान लेने से मना कर दिया है, उन्होंने कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि जो ईडी ने जांच किया है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। 2013 में कोर्ट के आदेश पे ही ये जांच शुरू हुई थी और उस कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने भी जांच पे रोक नहीं लगाई। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच पे रोक नहीं लगाई और अब वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह रही है कि नहीं, ईडी ने जो जांच किया है वो उस पर हम कॉग्निजेंस ले नहीं सकते। इसमें एक आश्चर्य की बात यह भी है कि 14 जुलाई को इसकी बहस पूरी हो गई थी 2025 को और उन्होंने कहा था कि हम 29 जुलाई को इसका फैसला दे देंगे। जज साहब ने 29 जुलाई को उन्होंने फैसला नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम इसको 8 अगस्त को इसका फैसला दे देंगे। 8 अगस्त को भी फैसला नहीं दिया। फिर उन्होंने बोला हम 29 नवंबर को इसका फैसला दे देंगे। 29 नवंबर को फैसला नहीं दिया। फिर 16 दिसंबर को फैसला आया और उन्होंने ये कह दिया कि ये जो ईडी ने जांच किया है, ये जो चार्जशीट है, इसको हम कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकते, इसका संज्ञान नहीं ले सकते। कितने आश्चर्य की बात है। मामला 12 साल चला है, 2013 से 2025 तक। इतनी तारीखें पड़ी, इतनी डेट पड़ी। माननीय जज साहब को जो अभी अभी ध्यान आया कि नहीं, इस पे तो ईडी जांच कर ही नहीं सकती थी, उनको पहले नहीं ध्यान आया। हाँ, जब पूरी बहस हो गई, सब कुछ हो गया, जांच चार्जशीट तैयार हो गई, सब कुछ हो गया और मामला 12 साल के बाद अब कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, कानून महाघटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है और कानून इतना घटिया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक जज उसी कानून को पढ़ के जांच करने का ऑर्डर देता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही दूसरा जज कुछ साल के बाद आता है, कहता नहीं, ये जांच तो हो ही नहीं सकती। कानून कितना घटिया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जांच करने का आदेश देता है, हाई कोर्ट उसको कहता है कि नहीं ठीक है, जांच ठीक चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक हो रही है और बाद में फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज कह रहा है कि नहीं, जांच गलत है। क्योंकि भारत में कोई जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी नहीं है, भारत में कोई जुडिशियल चार्टर नहीं है, भारत में आज तक हमने यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड बनाया नहीं है, आज तक हमने जजों की अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय किया ही नहीं है। कोई कुछ भी फैसला दे दे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहले वाले ने जांच करने का ऑर्डर किया, सही या किया या गलत किया, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 12 साल के बाद ये नए वाले जज साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकते हैं, इनके ऊपर भी कुछ नहीं होगा। जब तक भारत में जजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं तय होगी, अकाउंटेबिलिटी नहीं तय होगी, एक जुडिशियल चार्टर नहीं होगा, एक जुडिशियल रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, सभी कानूनों को दोबारा रिव्यू करके उसमें क्रिस्टल क्लियर नहीं लिखा जाएगा, तब तक यही होगा। एक जज कुछ और उसकी व्याख्या करेगा, दूसरा जज आके कुछ और व्याख्या करेगा, तीसरा जज कुछ और व्याख्या करेगा और वो नतीजा क्या होगा, आज जैसे नेशनल हेराल्ड घोटाले में देख रहे हैं। कांग्रेस इसको अपनी जीत बता रही है, ईडी वाले कह रहे हैं नहीं, हम हारे नहीं है, इसको हम फिर आगे अपील करेंगे। दिल्ली पुलिस ने फिर से उसमें अपना एफआईआर लॉन्च करके काम शुरू कर दिया है। ये पूरा टेक्निकल खेल चल रहा है। कड़वी सच्चाई ये है कि 2000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में अभी तक गवाहों के बयान भी नहीं शुरू हो पाए। अभी चलो दोबारा फिर से जांच शुरू होगी, दोबारा फिर से प्रक्रिया शुरू होगी, तो फिर क्या होगा। 2013 में तो पहले जांच शुरू हुई थी, 2025 आ चुका है। अब मान लो 26 में शुरू हुआ, इसी स्पीड से 12 साल फिर मामला ऐसे चलता रहेगा। फिर अगले साल 12 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट में जाएगा 4 से 10 साल वहाँ, फिर उसके बाद 4 से 10 साल सुप्रीम कोर्ट। और तब तक सोनिया जी भी बूढ़ी हो जाएंगी, उनकी भी काफ़ी अच्छी उम्र हो जाएगी। पता नहीं उस समय राहुल जी कहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे, किस पद पर रहेंगे, भगवान जाने। ये जो चल रहा है, इसके ऊपर न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है। जुडिशियल करप्शन के ऊपर, जुडिशियल रिफॉर्म के ऊपर, घटिया कानूनों के ऊपर न लोकसभा में चर्चा हो रही, न राज्यसभा में चर्चा हो रही, न मीडिया में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। आखिर इतना घटिया कानून कैसे हो सकता है कि एक जज कुछ और फैसला कर रहा है, दूसरा जज उसकी कुछ अलग व्याख्या कर रहा है। ये जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बना था, ये यूएन के दबाव में बना था 1988 में, ये कांग्रेस की सरकार ने बनाया था। ये जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है, ये भी यूएन के प्रेशर में बना था, ये भी कांग्रेस की सरकार ने 1988 में बनाया था। ये 2002 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना, ये भी यूएन के दबाव में बना था। इसके अलावा ये जो ब्लैक मनी एक्ट बना, ये 2015 में बना है। लेकिन ये चार के चारों कानून, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट और ये ब्लैक मनी एक्ट, इनको बनाते समय हमने देखा ही नहीं कि सिंगापुर में क्या कानून है, चीन में क्या कानून है, अमेरिका में क्या कानून है। बस यूएन का प्रेशर आया, वहां पे चूंकि रेजोल्यूशन पास हुआ था कि यूएन के सारे मेंबर्स को कानून बनाना है, तो हमने बना दिया और एसी के कमरे में बैठे बैठे कॉफी पीते पीते बना दिया। कभी पड़ोस में देखा नहीं कि पड़ोस में हो क्या रहा है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हमारे पास है, ऐसा ही चीन में भी है। जानते हैं चीन में
चीन में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होती है, नागरिकता खत्म होती है और उनको फांसी दी जाती है। और हमारे यहाँ न 2G घोटाले में कुछ हुआ, न कोयला घोटाले में कुछ हुआ, न कॉमनवेल्थ घोटाले में कुछ हुआ, और मैं कह रहा हूँ न इस नेशनल हेराल्ड घोटाले में कुछ होगा। हमारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट महाघटिया, महासड़ा हुआ। दुनिया के कई देशों में, सिंगापुर में और कई देशों में मनी लॉन्ड्रिंग जघन्य अपराध है, फांसी दी जाती है। और हमारे यहाँ इतने हवाला कारोबारी काम कर रहे हैं, इतना हवालाबाजी हो रही है, आज तक किसी कुछ हुआ ही नहीं। इसी तरीके से ये ब्लैक मनी एक्ट, दुनिया के कई देशों में ब्लैक मनी यूज करना जघन्य अपराध है, और हमारे यहाँ करोड़ों का काला कारोबार चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। इसी तरीके से बेनामी ट्रांजैक्शन, दुनिया के कई देशों में बेनामी ट्रांजैक्शन भी जघन्य अपराध है, और हमारे यहाँ आज तक हमने इसको कुछ चेंज किया नहीं। हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बना दिया। भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, चाहे जासूसी हो, चाहे गद्दारी हो, सब कुछ ब्लैक मनी से होती है, हवाला के जरिए उनको फंडिंग होती है, करप्शन के कारण होती है। और बहुत सारे कोर्ट में ये देखा गया है, तहसील में देखा गया है, जहाँ पे करप्शन के कारण निर्दोष बहुत बुरी तरीके से परेशान है। उसके बावजूद भी हमने भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं किया। भ्रष्टाचार को आज तक हमने अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया, जबकि हमारी 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। आज तक हमने भ्रष्टाचार पे एक हमने चैप्टर तक नहीं जोड़ा अपने, ना पुराने वाले आईपीसी में था, ना नए वाले बीएनएस में है। अगर करप्शन खत्म करना है तो हमें इस बीएनएस में एक नया चैप्टर जोड़ना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन। इसमें ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा है 111, लेकिन उसमें हमने करप्शन को ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं डिक्लेयर किया, जबकि करप्शन हमेशा ही ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। कभी एक झटके में करप्शन नहीं होता, बड़े प्लान में बहुत सोच समझ के अच्छे तरीके से विचार करके करप्शन किया जाता है। फिर भी सेक्शन 111 ऑर्गेनाइज क्राइम है, हमने करप्शन को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। करप्शन तो मैं कहता हूं आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है, टेररिज्म से ज्यादा खतरनाक है करप्शन हमारे देश में, लेकिन हमने इसको जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। ये करप्शन हमारे एक तरीके से हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, एकता अखंडता के लिए खतरा है, लेकिन हमने इसको सेक्शन 152 में भी नहीं डाला, सेक्शन 147 में नहीं डाला। भ्रष्टाचारी कोई सच बोलता नहीं। भाई सोनिया गांधी जी सच बोलेंगी नहीं, राहुल गांधी सच बोलेंगे नहीं, उनके कोई खिलाफ जल्दी गवाह भी कोई नहीं तैयार होगा। अब पुलिस न सोनिया गांधी जी को पीट पीट के सच उगलवा सकती है, न राहुल गांधी को पीट सकती है। हाथ लगाएगी तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। तो फिर सच सामने कैसे आएगा? सोनिया गांधी सच बोलेंगे नहीं, पुलिस उनको पीट नहीं सकती, पीट पीट के सच उगलवा नहीं सकती। राहुल गांधी सच बोलेंगे नहीं और पुलिस राहुल गांधी को पीट पीट के सच उगलवा नहीं सकती। चलो कॉमन मैन हो, गरीब आदमी हो, तो पुलिस डंडे मार मार के उसे पूरा सच उगलवा लेती है। क्या राहुल गांधी सोनिया गांधी से पुलिस ऐसा काम कर सकती है? नहीं कर सकती। तो फिर सच पूरा सामने कैसे आएगा? इसलिए मैं कहता हूं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनना ही चाहिए, अलग से न बने तो जो हमारे पास नया साक्ष्य अधिनियम है इसी में 2 धारा जोड़ दिया जाए और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य कर दिया जाए। अरे बाकी मामलों में नहीं, कम से कम करप्शन के मामले में तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य कर दिया जाए ना। यहाँ सिपाही मिल रहा है, दिल्ली लखनऊ में सिपाही 1000 करोड़ का मालिक, मध्य प्रदेश का एक सिपाही 1000 करोड़ का मालिक, एक एक नेताओं के यहाँ 300-300 करोड़ जो है कैश मिल रहा है। यहाँ पे लेखपाल पटवारी के यहाँ 100-100 करोड़ कैश मिल रहा है। इसके बावजूद हम भ्रष्टाचार के मामले में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बना रहे। जब नहीं बनाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा? आज तक किसी भ्रष्टाचारी की नागरिकता खत्म नहीं। क्यों? क्योंकि हमने सिटीजनशिप एक्ट को बदला ही नहीं। इसी तरीके से हमने यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया नहीं। और नेशनल हेराल्ड घोटाले में कोई सिंपल पुलिस काम नहीं, जांच नहीं कर रही है। नेशनल हेराल्ड घोटाले में दिल्ली की पुलिस, भारत के राजधानी की पुलिस, जो पूरे भारत में सबसे एक्सपर्ट पुलिस मानी जाती है दिल्ली पुलिस, वो जांच कर रही है। नेशनल हेराल्ड घोटाले में सीबीआई जांच कर रही है, जो भारत की सबसे अच्छी एजेंसी मानी जाती है। नेशनल हेराल्ड घोटाले को ईडी जांच कर रही है, जो भारत की सबसे अच्छी एजेंसी मानी जाती है। और इसके बावजूद 13 साल से केवल और केवल ऑफिस 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 ऑफिस, तारीख पे तारीख चल रही है। न सोनिया गांधी जी गिरफ्तार हुई, न राहुल गांधी जी गिरफ्तार हुए, न उनको कुछ हुआ। और वर्तमान कानूनों के अंतर्गत एक बार मान लीजिए राहुल गांधी सोनिया गांधी दोषी हो भी गए, न उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, न उनकी नागरिकता खत्म होगी, न उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा, न उनको आजीवन कारावास फांसी होगी। अरे जब कुछ होगा ही नहीं तो भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा? भ्रष्टाचार खत्म करना है तो भारत की न्यायिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, जुडिशियल सिस्टम को बदलना पड़ेगा। जजों की अपॉइंटमेंट के लिए ऑल इंडिया लेवल पे एक इंडियन जुडिशियल सर्विस शुरू करना पड़ेगा। जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए एक जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल लाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा, केवल और केवल तारीख पे तारीख होगी, अखबारों में खबर छपती रहेगी, वहाँ छापा पड़ा, वहाँ छापा पड़ा, वहाँ जांच हो रही है, वहाँ जांच हो रही है, और नतीजा निकलेगा
जैसे 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में कुछ नहीं हुआ, 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में कुछ नहीं हुआ, 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही ये नेशनल हेराल्ड घोटाला तो मात्र 2,000 करोड़ का है, इसमें भी कुछ नहीं होगा।